पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, प्रैक्टिस एंड रिवीजन टर्न योर नॉलेज इनटू पावर। अभ्यास और पुनरावृत्ति आपके ज्ञान को शक्ति में बदल देते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमेशा अभ्यास या पुनरावृत्ति करते रहें। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी मंत्रा पर संजीवनी सीरीज। ये रिवीजन की सबसे बेहतरीन और सबसे धमाकेदार सीरीज बनने वाली है। फिजिक्स और मैथ्स शुरुआत में हम लेकर चलने वाले हैं। हमारी फिजिक्स और मैथ्स जो चलने वाली है उसके कुछ तरीके ऐसे होंगे। इसमें आपको मिलेंगे, पहली बात, ये आपकी क्लासेस 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। यहां पर हर कॉन्सेप्ट को फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ रिवीजन करवाया जाएगा। जहां शॉर्टकट्स की जरूरत होगी वहां आपको शॉर्टकट्स के तरीके से पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स में खासतौर पे न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। हम 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस पूरे सीरीज को चलाने वाले हैं। ये सारी सीरीज जब आप देखेंगे तो एक धमाकेदार मजे के साथ बहुत मजा आने वाला है। देखिए हम कैसे चलते हैं। हम कुछ इस तरीके से हम फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू पढ़ने के बाद उस एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो हम डेरिवेशंस को देखेंगे। डेरिवेशंस के बाद फिर जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनका, उसको तैयार करेंगे और आखिरी में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो ये तय करेगा कि आपने कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश होता है। सवाल है विद्युत आवेश क्या होता है। चलिए इसके हिसाब से आंसर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हम बात कर रहे हैं आवेश की, यानी चार्ज की। आवेश क्या है भाई? आवेश इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हिंदी में कह सकते हैं आप कि ये किसी भी पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। ये किसी भी पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। दूसरी बात, यानी आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। चलिए दूसरी चीज, आवेश को सामान्यतः कुछ किताबों में कैपिटल यू से, कहीं स्मॉल क्यू से इसके प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकृति के आधार पर हम आवेश को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आवेश पदार्थों में क्वांटीकरण की प्रकृति होती है, यानी आवेश क्वांटीकृत होता है, या पदार्थों पर आवेश क्वांटीकृत होता है। हम कह सकते हैं पदार्थों पर आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या मतलब होता है क्वांटीकृत का? क्वांटीकरण से हमारा मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा, किसी भी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणांक होता है। किसी भी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणांक होगा, यानी जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उस पर संपूर्ण आवेश बनेगा। जहां जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, Q = N × E, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम क्या है, इस पर आते हैं। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, चलिए आवेश के मात्रक पे ध्यान देते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश, क्योंकि आपकी क्लास 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए हम, और एग्जाम्स भी आपके पास में आ रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम से रिलेट करता है। बहुत सारी बातें हैं, आवेश के मात्रक कई प्रकार का, मतलब कई आवेश के मात्रक होते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है और जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे पहला एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ये क्योंकि सबसे ज्यादा कूलाम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है।
जबकि आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन। कैसी राशि है, हमारा जो सवाल है कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर है या विमाहीन है। ये यहां पे रानी है, विमाहीन है। देखिए, आवेश एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये एक अदिश राशि है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब होता है कि किसी भी कण पर जितना आवेश जा रहा है या आ रहा है, वो कुल मिलाकर पदार्थ पर जो आवेश है वो हमेशा नियत रहेगा। तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये सारी बातें हैं, आई होप ये आवेश को लेकर सारी बातें कवर हो गई हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड पॉज कर दो। ये हमारा दूसरा सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसमें सवाल था कि आवेश कैसी राशि है या क्या होता है, तो आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश, देखिए एक कूलाम आवेश, हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर n इंटू ई, जहां n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q बराबर n इंटू ई लगाए, n एक कूलाम आवेश, आवेश का मान दिया है आपको, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है भाई, Q बराबर एक कूलाम, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, हम इस फॉर्मूले में रख दें 1n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो n बराबर हो गया 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। पॉइंट हटाएं, एक जीरो बढ़ा दें, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, एक जीरो और ले लेते हैं, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया, 16 से 100 को भाग देते हैं, आप जैसे करना चाहें, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 गुणे 10 की घात 18 होती है, जो कि यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला सवाल है कि किसी भी पिंड पर आवेश 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है, ये किस बात को दर्शाता है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, दिस प्रूव्स। अब क्या है ये बता रहा है कि आवेश सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये हमें बता रहा है, चार्ज कंजर्व्ड है, ये हमें बता रहा है, या चार्ज वेरिएबल है, ये हमें बता रहा है। कैसे पता लगाएंगे कि ये जो वैल्यू दी है वो किस बात को दिखा रही है। एक मिनट रुकिए, देखिए आवेश का क्वांटीकरण अभी आपने पढ़ा कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणांक होता है। पूर्णांक गुणांक शब्द का मतलब होता है भाई कि जब आप किसी पर भी कोई भी आवेश दिया हो, उस आवेश को जब आप E से भाग देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे, तो हमेशा आपको एक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए। पूर्णांक संख्या जानते होंगे आप, पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से मिलनी चाहिए। ये कभी भाग में नहीं हो सकती है, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। देखते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर -19 ये दिया हुआ है, हमने डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ गया 4, यानी ये एक पूर्ण संख्या है। और अगर ये एक पूर्ण संख्या है यानी ये बता रहा है कि चार्ज जो है वो क्वांटित राशि है, ये इस चार्ज जो है क्वांटाइज है, इस बात को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, A body has excess of 5 into 10 to the power 13 electrons। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेस का मतलब क्या होता है, यानी अधिकता। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, कभी कभी ये हिंदी में अतिरिक्त भी लिखा होता है, तो कभी कभी यहां पे अधिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
ध्यान देंगे। अधिकता, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता लिखा है तो क्या होगा, वहां पर आवेश की प्रकृति माइनस में होगी। ध्यान देना, बहुत ध्यान की बात है। अगर, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, अधिक का मतलब प्लस नहीं है। अगर ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मतलब वहां पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी, और अगर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। ठीक है, हमारे सामने सवाल है जिसमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻13। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। आवेश हमसे पूछ रहा है Q बराबर Ne, हम लगाएंगे, n का मान हो गया 5 × 10⁻13। सवाल में कहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और अधिकता होने पर प्रकृति माइनस में होगी, तो यहां माइनस लगा देंगे। 1.6 × 10⁻19, 16 × 80 है ना, 16 × 80 मतलब ये 8 लिख सकते हो, 9, और ये आपका गया 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 यानी माइक्रो, मतलब आंसर हो गया -8 माइक्रो कूलम। आंसर आपका हो गया -8 माइक्रो कूलम। ये आपका आंसर होगा। आंसर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि दो बिंदु आवेशों पर बल। अच्छा सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर सवाल पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम ने कहा था कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तो इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो तो इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। उन्होंने कहा था कि इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों के आवेशों के परिमाण, ध्यान देना मेरी बात पर, परिमाण, परिमाण का मतलब मान होता है, परिमाण या इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसका बेसिक मतलब वैल्यू से है, मान से है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया। क्या कहा था? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला दें तो बनेगा Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आता है। न्यूमेरिकल आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके काफी आसानी से लगा सकते हैं, पर इसके की भी अपनी एक वैल्यू होती है जो है 1/4πε0k। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि ε0 क्या है। यहां पे ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जबकि जो स्मॉल के है ये परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक या इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक, ये कुछ और नहीं, अचालक का ही दूसरा नाम है। मतलब अचालक, कुचालक, परावैद्युत एक ही बात है, बस उसको एक संख्या दे देते हैं तो हम उसे परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ये जो k है आपका, ये k है, इसकी वैल्यू सबके लिए अलग होती है, पर आपको याद रखनी है ये 3 वैल्यू जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला, k की वैल्यू 1। वैसे तो थोड़ा सा फर्क होता है वायु और निर्वात में, लेकिन आप याद रखें 1 लेंगे हम वायु या निर्वात के लिए। k की वैल्यू आप लेते हैं कुछ बुक्स में 80, तो कुछ में 81 दी होती है, और ये होता है जल के लिए। और तीसरा, k का मान अनंत होता है, अनंत होता है धातुओं के लिए, और ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाने वाली चीज है, k = इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये वैल्यू अगर यहां रख दें, इसमें अगर हम ये वैल्यू रख दें, यहां से देखिएगा
अगर हम इसमें ये वैल्यू रख दें तो हमारी f की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे बहुत बातें होंगी, पर पहले हम सवाल की बात कर लेते हैं। हमारे सामने सवाल था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है वो कैसा है, और आपके सामने आर लिखा है, मतलब हमसे वो दूरी पर निर्भरता पूछ रहा है, हमसे वो दूरी पर निर्भरता पूछ रहा है। और आप इसमें ध्यान से देखें फॉर्मूले में तो आपको सामने सब दिख रहा होगा, भाई ये नियत है पूरा, ये नियत है पूरा, इसका मतलब F व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई 1/r²। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/r²। आगे देखें, बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सवाल आपके PYQs से बिल्कुल रिलेट करेंगे। आप जब PYQs लगाएंगे या कभी भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये वही क्वेश्चंस हैं। देखिए सवाल है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड देन फोर्स बिकम्स, मतलब यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा। आपने क्या देखा, आपने दो बातें देखी, एक ये और एक ये, इस पर बात करते हैं। चलिए ये दो चीजें पहले इस पे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए दो नियम कूलम ने दिए थे, पहला F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दूसरा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका अपना एक मतलब है बेटा, इसका अपना एक मतलब है। क्या, अगर Q1 Q2 का मान 0 से ज्यादा हो जाता है और Q1 Q2 का मान 0 से कम हो जाता है, अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाती है मतलब वो प्लस में होगी। और प्लस कब आ सकता है, प्लस तभी आ सकता है जब दोनों आवेश, यानी आवेश अदिश राशि है, चिन्ह सहित लिया जाएगा, दोनों या तो प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों, तभी इनका मल्टीप्लाई प्लस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनका गुणनफल 0 से ज्यादा होगा, उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर वो समान प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रेपल। वही दूसरी तरफ अगर ये 0 से कम मतलब Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव और Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, यानी किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तभी 0 से छोटा होगा। और जब मल्टीप्लाई 0 से छोटा हो गया, वैल्यू नेगेटिव हो गई, और वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, आकर्षण का होगा, वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का फोर्स होगा। मतलब पहली वाली जो बात आप देख रहे थे, आप जो पहला यहां देख रहे थे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उसका मतलब ये है। वही दूसरी तरफ ये जो हमें कहानी दी हुई है F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका मतलब ये होता है कि भाई दूरी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओ, दूरी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओ, फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता चला जाएगा। और ये केवल इसी फॉर्मूले में नहीं, फिजिक्स की हर उस फॉर्मूले में जो फोर्स से रिलेट करेगी वहां पर काम करता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल स्क्वायर रूल बोलते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल स्क्वायर रूल कहते हैं, क्योंकि चाहे ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वीय बल की बात हो, चाहे चुंबकीय बल की बात हो, चाहे वैद्युत बल की बात हो, हर जगह ये चीज आपको दिखाई देगी, हर जगह आपको ये चीज दिखाई देगी। ठीक है ना, तो डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाएं, आपका फोर्स कम हो जाएगा। यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं भाई, क्या बना सकते हैं, आपके सामने जब भी प्रोपोर्शनल की कहानी आएगी आप उसको ऐसे लिख सकते हो, F2/F1 इक्वल्स टू, ध्यान रखें अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो R1/R2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन सकता है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है यहां से। और जब ये फॉर्मूला बन गया तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या है सवाल, सवाल में बस इतना ही तो कहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया भाई, डिस्टेंस को डबल कर दिया। अगर डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब मान लीजिए R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू जो है वो 2R है, ऐसा मान लीजिए,
तो क्या हो जाएगा F2 अपॉन F1। यहां आपने क्या लिखा R2 जो कि 2R है, R1 R है, R से R कट गया तो ये क्या हो गया F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू 1/4। यानी F2 क्या हो गया भाई F1/4, पहले बल का 1/4, पहले बल का 1/4, यानी जो स्टार्टिंग में फोर्स का उसका 1/4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब एक मिनट, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में आया आप ऐसे उड़ा सकते हो। कैसे भाई? सिंपल, आपके बस दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके बस दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो बात मैंने आपको यहां समझाई है बस उसका दिमाग लगा लो, बाकी कुछ नहीं करना। एमसीक्यू में तो यूं उड़ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। सवाल में क्या कह दिया? सवाल में कह दिया डिस्टेंस डबल कर दी, r की वैल्यू दूरी जो है वो दुगनी कर दी। यानी अगर हम r को डबल कर दें, अगर हम r को डबल कर रहे हो तो 2r का स्क्वायर भी तो हो रहा है, 2r का स्क्वायर ही तो हो रहा है, और कुछ कर रहे हो आप, तो क्या हुआ 1/4 आ गया ना, बस यही आंसर है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको अगर एमसीक्यू में है, बस यही तो आंसर है। यानी यही तो 1/4 है और कुछ करना ही नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल की चीजें दी हैं तो आप ऐसे उड़ा सकते हो। चलो आगे देखें। हाँ भाई, हमारा अगला सवाल है 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के आवेश 3 मीटर की दूरी पर रखे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सी कहानी है। वो कह रहा है आपसे फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, 2 माइक्रोकूलम यानी एक चार्ज, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम हो गई भाई, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम हो गई, डिस्टेंस 3 मीटर की हो गई। पूछ क्या रहा है? फोर्स। क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0। अगर कुछ नहीं दिया है तो K की वैल्यू 1 होती है, Q1 Q2 अपॉन R², ये होगी वैल्यू। ये फॉर्मूला हो गया। अब करना क्या है सर? सर एक बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान की बात है, बहुत ध्यान की बात है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, यहां से मात्रक बना सकते हैं आप, यूनिट बना सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। चलो यहीं एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, हम इसकी विमा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है, कभी कभी 1/4πε0 की डायमेंशन पूछ लेता है आपसे, तो आप निकालोगे कैसे? बहुत आसान तरीका है। देखिए कई तरीके होते हैं, मैं कहता हूं आप 3 डायमेंशन याद रखिए, बाकी चौथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कुछ भी निकाल लोगे। कौन सी 3 डायमेंशन भैया? पहली डायमेंशन सबसे पहली फोर्स की डायमेंशन याद रखें आप, mlt-2। दूसरा डायमेंशन आपको क्या याद रखना है? आपको दूसरी डायमेंशन रखनी है एनर्जी या वर्क की, याद रख लें आप, वर्क या एनर्जी, वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन होती है, ml2t-2, आप ये याद रख लें। तीसरी आपको क्या याद रखनी है? चार्ज की डायमेंशन, तीसरी आपको चार्ज की डायमेंशन याद रखनी है AT। बस आप ये 3 डायमेंशन याद रखो, पूरे चैप्टर में चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे मैग्नेटिसिटी हो, आप सबकी डायमेंशन निकाल लोगे। कैसे भैया? देखो बहुत सारे तरीके हैं आपके सामने, अगर आपको यूनिट मालूम है तो फटाक से आ जाएगी। यहां लिखा है न्यूटन, न्यूटन यानी फोर्स mlt-2, मीटर डिस्टेंस मतलब L2, C कूलम चार्ज AT, इसका स्क्वायर करना है तो A2T2 हो गया, A2T2 हो गया। इसकी डायमेंशन क्या बन गई भाई? ml3, देखिए -2 ये है और ये भी ऊपर जाएगा तो T-4 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? A-2, इसकी डायमेंशन बन गई बहुत आसानी से, इसकी डायमेंशन बन गई। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। क्या है? 9 इंटू 10⁹, Q1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, दूसरा माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नीचे डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9, भैया 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 6, 6 और 6 12, 12 में से 9 में से 12 गए, -3 आ जाएंगे, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, आंसर -3 में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, -3 मतलब 0.006 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉज कर।
अगला सवाल है कूलाम लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर। अच्छा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है मूविंग चार्ज, गतिमान आवेशों के लिए, लार्ज चार्ज बॉडीज, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलाम चार्ज जो है स्ट्रिक्टली, देखिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्ट्रिक्टली, है ना, सही रूप से स्ट्रिक्टली, वरना अगर ये स्ट्रिक्टली नहीं होता तो कूलाम लॉ तो हम चारों पे लगा सकते हैं। कूलाम लॉ मूविंग चार्जेस पे भी लग सकता है, लार्ज चार्जेस बॉडी पर भी काम करेगा, पॉइंट चार्जेस पर भी काम करेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करेगा। लेकिन जब एक वर्ड यूज किया गया स्ट्रिक्टली, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा कब काम करेगा। तो भैया सबसे ज्यादा काम करता है जब पॉइंट चार्जेस रेस्ट पर हो। अच्छा, रेस्ट से मुझे याद आया कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है ये तो जान लें। देखिए इलेक्ट्रो बेसिक मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक इसका मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब होता है एट रेस्ट, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में तो स्पष्ट है, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, वैद्युत की से विद्युत और स्थिर से स्थिर। यानी ये वो फिजिक्स का हिस्सा है जिसमें आवेश को हम हमेशा रेस्ट में कंसीडर करते हैं। इसीलिए जब भी आप इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम्स लगाएंगे, कहानियां पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा मिलेगा, जब तो हमेशा ये कहा होगा चार्जेस आर कैप्ड एट सम प्लेसेस, है ना, चार्जेस आर कैप्ड एट सम डिस्टेंस, चार्जेस आर एट सम डिस्टेंस, आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, स्थिर है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। तो इसका आंसर सही जवाब है पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कूलाम कांस्टेंट। देखिए कूलाम कांस्टेंट क्या होता है? कूलाम कांस्टेंट क्या होता है? अभी आपने देखा ना, क्या है कूलाम कांस्टेंट? 1/4πε0 को 1/4πε0 को ही हम कूलाम कांस्टेंट कहते हैं। और 1/4πε0 की यूनिट मैंने आपको अभी बताई, वैल्यू भी बताई थी, 9 × 10⁹, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आगे बढ़े। आवेशों के कारण कुल बल, नेट फोर्स। अच्छा, अब हमारे टॉपिक्स चेंज हो गए हैं। अब हम कहां आ गए भाई? हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कहानियां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की है। जान लीजिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत में यह कहा जाता है कि जब कोई आवेशित निकाय, आवेशित निकाय से हमारा मतलब क्या है भाई? आवेशित निकाय से हमारा मतलब है कि एक ऐसा निकाय जो कई सारे आवेशों से मिलकर बना हो। मैं कहता हूं भाई, जब हम बात सिर्फ एक आवेश की कहते हैं तो वो एक है, एक सिंगल आवेश, एक आवेश है तो वो सिर्फ एक आवेश है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि आवेशित निकाय, यानी वो दो आवेश भी हो सकते हैं, एक से अधिक आवेशों से मिलकर जो बने उसे आवेशों का निकाय कहा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी आवेशित निकाय में, किसी भी आवेशित निकाय में किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स लगता है, मान लीजिए इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो F है या F वेक्टर है, जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है वो F वेक्टर है, तो क्या होगा? ये सारे मिलकर अलग अलग इस पर फोर्स लगाएंगे, ये सब इस पर ताकत लगाएंगे अलग 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 अलग। Q2 ने Q1 पर लगाया, Q3 ने Q1 पर लगाई, Q4 ने Q1 पर लगाई, सब ने अलग अलग इस पर फोर्सेस लगाए। तो कूलाम जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल उस पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल, है ना, जैसे Q3 ने Q1 पर लगाया मान लो, है ना, तो उस पर अलग अलग कार्यरत परिणामी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है,
क्या? किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना। वेक्टर सम, मैंने मुंह से बोल दिया, वेक्टर सम यानी क्या होता है? ये आवेशों के कारण जो कुल बल होता है वो सदिश योग होता है, वेक्टर सम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस पर लगता है? क्या केवल दो आवेश होंगे तब लगेगा? नहीं, आप यहां क्या देख रहे थे? आप तो देख रहे थे बहुत सारे आवेश है सर यहाँ पे, तो दो चार्जेस तो नहीं लग सकते। लाइक चार्जेस जरूरी है? मैं नहीं लूंगा प्लस का, नहीं लिया मैंने प्लस का, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस ले लिया मैंने, ये माइनस ले लिया, क्या गारंटी है कि क्या होगा? भाई बल ही तो है, फोर्स ही तो है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो लाइक चार्जेस समान आवेशों, नहीं कोई जरूरी नहीं है। एनी नंबर ऑफ चार्ज, किसी भी संख्या के आवेशों, हो सकता है कोई भी संख्या हो सकती है। और कहा है अपोजिट चार्ज, भाई जब लाइक चार्जेस की बात नहीं कर रहे तो अपोजिट चार्ज तो हो ही नहीं सकता, दो आवेश हो नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा है? सी, यानी एनी नंबर ऑफ चार्ज, किसी भी संख्या के आवेशों, उस पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। चलिए आगे देखें अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल है, 3 इक्वल चार्जेस Q एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेट फोर्स ऑन वन चार्ज इज, है ना। 3 समान आवेश एक समभुज, समभुज इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आप समबाहु भी बोल सकते हो, समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर रखे हैं। ये 3 कोने हो गए समबाहु त्रिभुज के। मान लीजिए इन तीनों पर ये हमने स्मॉल क्यू आवेश रख दिया, समबाहु बोला है, मान लीजिए भुजा मैंने मान ली ए, क्योंकि भुजा तो उसने दी नहीं तो हमने ए मान ली। कह रहा है समभुज त्रिभुज के कोनों पर 3 समान आवेश क्यू ऐसे रखे हुए हैं, इसमें एक शब्द मिस है, आवेश क्यू है या रखे हैं, तो एक पर परिणामी बल आपको बताना है, किसी एक पर। मान लीजिए मैंने कहा ये वो आवेश है जिस पर मुझे परिणामी बल निकालना है। अच्छा, परिणामी बल निकालें उसके पहले एक छोटी सी बात आप याद रखें, कुछ नियम है बल निकालने के। वैसे तो ये कहानी वेक्टर के फॉर्म में लगाई जा सकती है, पर उससे भी ज्यादा आसान तरीके हैं। अगर आपको वेक्टर फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि प्लस कोई प्लस क्यू चार्ज है, आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी प्लस क्यू चार्ज से किसी भी पॉइंट पर या किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उससे दूर लगेगा, दूर की तरफ होगा। मतलब ये हम एरो जो है वो उस चार्ज से दूर बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आप हमेशा फोर्स अट्रैक्शन का बनाएंगे, यानी उसी आवेश की तरफ आप फोर्स बनाएंगे। तीसरी चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसे आपको दो फोर्सेस मिल जाते हैं, एक F1 ऐसे और एक F2 ऐसे। अगर F1 ऐसे मिल गया, F2 ऐसे मिल गया, जिनके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो जो परिणामी होगा वो उनके बीच से होकर निकलेगा। और उस परिणामी का फॉर्मूला होगा, देखिए डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधा आंसर फॉर्मूला बता रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फिर इसी में आपसे डायरेक्शन पूछ लेता है रिजल्टेंट की, तो आप डायरेक्शन इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा यहां से ले लो, मान लीजिए मैंने यहां से अल्फा एंगल बना दिया। ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्शन का मतलब जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, यहाँ डायरेक्शन का मतलब एंगल से है कि रिजल्टेंट जो है वो फोर्स के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, तो वो एंगल होगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा। अब देखिए अल्फा के जस्ट बगल में ये है F1, तो हम दूसरा वाला लेंगे ऊपर, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर बहुत सारे फोर्सेस एक ही तरफ काम कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन सबके सम के इक्वल होगा। और अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए F1 इधर है और F2 इधर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगा, उनके अंतर के बराबर होगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसी कहानी को देखते हैं, चलो टैकल करते हैं ये प्रॉब्लम। क्या है कहानी? इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, मैंने मान लिया ABC नाम दे देते हैं, ये दे दिया। C ने A पर फोर्स लगाया, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने F1 फोर्स निकाल दिया। पहले तो फॉर्मूला लिखें, क्या होता है? F1 इज इक्वल्स टू K,
चार्ज Q1 Q2 जो कि मल्टीप्लाई करने पर Q स्क्वायर हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस A है तो ये A स्क्वायर हो गया, है ना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हो गया। अब F2 जो ऊपर से ले लेते हैं, ये F2 हो गया भाई, F2। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें भी तो चार्जेस Q इंटू Q है, यानी इसकी भी वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगी, F1 F2 हो गया। अब आपको क्या बताया मैंने कि अगर आपको एंगल मिल रहा है बीच में, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री के होंगे, यहाँ पे भी 60 होगा, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री मतलब एंगल मिल गया, एंगल मिल गया तो रिजल्टेंट उसके बीच में से निकाल दीजिए, रिजल्टेंट बीच में से निकाल दीजिए, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, 2F1 F2 cos 60। F1 ध्यान से देखो जरा, एक बात यहां पे नोटिस करो, F1 और F2 सेम है, F1 F2 सेम है, तो क्यों ना F2 को F1 लिख ले, F2 को F1 लिख ले, इजी सॉल्व करना है ना भाई अपन को, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 अगेन F1 F1 स्क्वायर और cos 60, भाई cos 60 1/2, ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 2 3 यानी 3F1 स्क्वायर, मतलब वैल्यू क्या आ गई, F1 √3। अच्छा आंसर आ चुका है। F1 की वैल्यू कितनी है भाई, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, मतलब F कितना हो गया आपका, √3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इन सारे ऑप्शंस में K में से आपका ये जो ऑप्शंस है ना, मतलब ये एक्चुअल में ऑप्शन है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये है √3 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये है 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये थोड़ा सा K मिस था इसमें, लेकिन आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, आपके कोई भी डाउट है, आपको डाउट आता है, क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसी प्रॉब्लम है, सर ये बात समझ में नहीं आई, या कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज बन जाएगी, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, है ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको कहीं समस्या नहीं होगी। और जो है, जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, एक एक चीज आप चाहें तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। अब उसके प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, विश्वास कीजिए बहुत मजा आने वाला है आपके। ये 2 महीने बेस्ट 2 महीने हो जाएंगे, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां से हमारी नई कहानी शुरू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो भी हो सकता था मैंने क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश की, है ना। हमने शुरुआत में क्वेश्चंस देखे, हमने फोर्स से शुरू किया था, बेसिक फोर्स, कूलाम लॉ, कूलाम लॉ क्या है, उसके पहले आपने चार्ज देखा, चार्ज के बाद आपने कूलाम लॉ पढ़ा, कूलाम लॉ के बाद आपने फोर्स देखा, फोर्स की एक आध प्रॉब्लम्स हमने ली। मैंने कोशिश की है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां से सीखे होंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर जो भी बातें हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, कुछ फोर्सेस में टचिंग मेथड से रिलेटेड है। तो मिलते हैं कल, फिर इसके बाद आगे जो है कल शुरू करेंगे यहीं से।